गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देख लेते हैं टिपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल। हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनेगा। हमारा जो कटिंग लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, टोटल लेंथ जो होगी कितनी होगी, हम हुक को कैसे कैसे हम ऐड करेंगे, उस चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेबल के बारे में। सबसे पहले सीरियल क्रम रहेगा तुम्हारा, डिटेल ऑफ बार या शेप उसकी कैसी रहेगी, ठीक है, लेंथ ऑफ हुक, ठीक है, हुक का लेंथ कितना रहेगा और टोटल लेंथ ऑफ बार, जो टोटल लेंथ होगी वो बार की वो कैसे निकलेगी, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा इस तरीके से, हमारे पास में स्ट्रेट बार दे रखी है। स्ट्रेट बार में ये हमारा यू हुक दे रखा है, इधर से भी यू हुक दे रखा है। हमारा 4D ये है, 4D ये है, ठीक है, और डी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ स्टील है, ठीक है। तब इस केस में हमारा हुक लेंथ कितना होगा, 4D और 4D और डी इसका, तो कितना हो जाएगा, 4D 4D 8D और ये 9D, ठीक है, और दोनों तरफ है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9D, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 18D, ठीक है, दोनों हुकों का, ठीक है, कितना हो जाएगा 18D। इसके बाद में हमने ये जोड़ लिया 4D, फिर उसके बाद में ये 4D ये जोड़ लिया, इसके बाद में हमारा L और जोड़ लें तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल लेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हमने देखा ऐसे ही 4D और ये D, तो 2 गुणा 9D और ये 18D हो जाएगा दोनों तरफ का, तो हमारा हो जाएगा L प्लस 18D, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बार हो जाएगा हमारा। इस शेप में स्ट्रेट बार में अगर यदि ऐसे करके हुक दिए होंगे तो आपको उसका लेंथ कितना होगा, इस तरीके से L प्लस 18D निकाल सकते हैं आप, ओके। दूसरे की बात कर लेते हैं, जब हमारा बेंट अप बार हो, क्या हो हमारा बेंट अप बार, ठीक है। बेंट अप बार हमारा टोटल लेंथ है, हमारा मानो जो हमारा सरिया है उसका पूरा टोटल लेंथ रहेगा। इसके बाद में यहाँ से हमने इसको कितना, जो सपोर्ट से हम कितना LY7 LY42 LY7 पर हम क्या देते हैं, बेंट अप कर देते हैं, ठीक है। बट आजकल जो हम फील्ड में इसको यूज नहीं करते हैं बेंट अप, हम एक आधी जगह ऐसा होगा जो फील्ड में हम बेंट अप को यूज करते हैं बेंट अप बार। अब जनरली बीम में हम बेंट अप बार इस तरीके से क्रैंक नहीं करते, क्योंकि क्रैंक करने में ऐसा हो जाता है कि हमारा जो सरिया है उसमें दरारें भी आ जाती हैं, मतलब क्रैक पड़ जाते हैं, तो हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं अब, ठीक है। अब हमने जैसे ये क्रैंक करके दिखाया, यहाँ से क्रैंक किया, क्रैंक करने के बाद में ये इधर यू हुक और यू हुक, ठीक है, दोनों तरफ हमारा हो गया। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि एडिशनल लेंथ का कैसे प्रयोग करेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं, जहाँ पर हमने उसको छोड़ दिया था थोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है बेंट अप बार का, तो 2 गुणा 9D, 2 हुक है तो 2 गुणा 9D तो 18D, तो लेंथ ऑफ हुक का कितना आ गया 18D, हमारे पास में ये लेंथ ऑफ हुक निकल आया। इसके बाद में L प्लस जो हमारा टोटल लेंथ है L प्लस 18D जो हमारा ये सर्कल करके गया पूरा 18D, ठीक है, दोनों तरफ हुकों का 18D प्लस ये क्या है LA मतलब एडिशनल लेंथ, ये कितना रहेगा 0.42D, और ये हमारा 0.42D कैसे आया था, हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसको और बता देते हैं। तो हमारा जो LA था वो था हमारा LA था L1 माइनस L2, ठीक है, और हमारा जो L1 था वो ये क्या था हमारा L1, ठीक है, ये हमारा क्या था L2 और ये हमारा क्या था L, ठीक है, L1, इस तरीके से। तो हमने ये निकाला था L1 माइनस L2, तो D अपॉन D ये वाली डेप्थ अपॉन L1 बराबर क्या था tan थीटा, ठीक है, बराबर क्या था tan थीटा, बराबर tan थीटा, या L1 की वैल्यू हमें निकालनी थी L1 की, और D अपॉन L2 बराबर क्या था sin थीटा, ठीक है, तो sin थीटा हमारा, ठीक है, ये हमारा L1 था, सॉरी ये L1 और ये L2, ठीक है, ये L1 और ये L2, इस तरीके से निकाला था हमने पिछले लास्ट लेक्चर में, पूरी तरह से हमने इसको समझाया था, ठीक है। और L1 माइनस L2 करके हमने ये 0.42D किसके लिए निकाला था, 45 एंगल के लिए, 45 का जो एंगल है उसके लिए। अगर हमारा 30 एंगल हो जाता है तो यहाँ पे हम tan थीटा की जगह पे 30 रख देंगे और sin थीटा की जगह पे भी हम 30 रख देंगे, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे हम LA निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो D अपॉन साइन थीटा माइनस D अपॉन tan थीटा,
अगर हमारा 30 एंगल है या 60 एंगल है तो यहाँ पर हम एंगल भी लिख देंगे। तो उस तरीके से हम ये LA एडिशनल लेंथ निकाल देंगे, ठीक है। तो बेंट अप बार के लिए जब अगर कभी आप बेंट अप बार देख रहे हैं उसकी टोटल लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले L जो हमारा टोटल लेंथ है, उसके बाद में 18D प्लस 0.42D, अगर 45 डिग्री पर हम क्रैंक कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थर्ड आता है ओवरलैप लेंथ, ठीक है। ओवरलैप लेंथ मतलब इस तरीके से हमारे पास में जैसे मानो सरिया गया है, उसके ऊपर अगर हमें एक और सरिया को ओवरलैप करना है तो उसके केस में हमारे पास में ये यू हुक है फिर से, ठीक है। ओवरलैप लेंथ कितनी होनी चाहिए? 40D से 45D के करीब हम ओवरलैप लेंथ रखते हैं, ठीक है। तो उसके हमारे पास में 2 हुक हैं, तो हुक लेंथ कितना हो गया? 2 गुणा 9D बराबर 18D, ठीक है। तो हम लेंगे 40 टू, या तो 40 ले लो यहाँ पे 45, दोनों के बीच में कोई या 45 वैल्यू ले सकते हैं, प्लस 18D हमारा क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ बार हो जाएगा। किसके केस में? हमारे पास में जब हमारा ओवरलैप लेंथ हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे शेप आए और ओवरलैप लेंथ हो तो इस तरीके से हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। हुक लेंथ तुम्हारा 2 गुणा 19D, 9D बराबर 18D। फिर आ जाता है स्टब्स के केस में। स्टब्स के केस में देख लेते हैं हमारा जैसे हमारा बीम है, बीम में इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है? इधर हमारा सरिया होगा, ठीक है, इधर हमारा सरिया, इधर सरिया और इधर सरिया। तो हमने क्या किया? स्टफ डाला उसको, मतलब जो बांधते हुए छल्ला हमने इस तरीके से डाला और यहाँ पे इसको ऐड दिया, और इधर से ये वाला गया दूसरा सरिया, तो इस तरीके से उसके 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों को इस तरीके से यहाँ पे हमने कौन सा दे दिया? हुक दे दिया। और ये एंगल कितने पर? 135 के पे, ठीक है, 135 के पे। जब 135 का एंगल होता है तो हमारा हुक लेंथ कितनी होती है? 12D, तो 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24D, ठीक है, दोनों तरफ का, ठीक है। दोनों हमने एक हुक का ही 12D और दूसरे का 12D, तो कितना हो गया? 24D हो गया, ठीक है। ये हमारी L1 है, ये L2 है, तो L1 प्लस L1 2L1 और फिर L2 और L2 इधर की 2L2, तो हमने तो 2 कॉमन ले लिया, तो L1 प्लस L2 उसका 2 प्लस 24D। तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रप्स जो होगा उसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना रहेगा हमारा? टोटल लेंथ आ जाएगा स्ट्रप्स का, कि टोटल लेंथ आ जाएगा स्ट्रप्स का 2 × L1 प्लस L2 प्लस 24D। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रप्स की पूरी लेंथ निकाल सकते हैं, जो हम छल्ला जो बना रहे हैं उसका हमारा कटिंग लेंथ कितना रहेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास में नोट हैं। ओवरलैप छड़ों की जो संख्या है वो जो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में जो हमारी मानो सरिया है, मानो 50 सरिया है, ठीक है, तो 50 सरिया है, उसका 50% निकालें हम तो कितना आया? 25 सरिया। तो 25, ऐसा ना हो कि 30 सरिया में हमारा क्या हो? ओवरलैप लेंथ हो, ठीक है। 25 सरिया से कम में ही हमारा ओवरलैप लेंथ होना चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा में हमारे क्या होना चाहिए? ओवरलैप लेंथ ना होनी चाहिए। और जब हम ओवरलैप देते हैं तो उनको स्टैगर्ड फॉर्म में देते हैं, मतलब स्टैगर्ड मतलब बिखरी हुई फॉर्म में देते हैं। कि बिखरी हुई फॉर्म का मतलब है, अगर आपने ओवरलैप लेंथ मानो जैसे बीम जा रहा है, अगर आपने यहाँ पर ओवरलैप लेंथ दे दिया है तो ऐसा ना हो कि उसके नीचे एक और दूसरी सरिया में भी ओवरलैप लेंथ वहीं पर दें। हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ जाके देंगे, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है तो दूसरी सरिया में इधर की तरफ दे दो, ठीक है। तो मतलब क्या है? दूर दूर होने चाहिए, एक दूसरे के पास ना होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा अगर माना लोड पड़ेगा तो वो जो लेंथ है जहाँ से हमने ओवरलैप दिया है वहाँ से खुलने का या फिर मुड़ने का हमारा चांस रह जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है टेंशन में हम डेवलपमेंट लेंथ जो देते हैं वो सिग्मा ST × 5/4 टाउ VD या 35, जो भी दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आए, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं? डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। अब आप पूछोगे डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? तो डेवलपमेंट लेंथ इस तरीके से रहती है, जैसे हमारा ये बीम जा रहा है, बीम में यहाँ पर सरिया आया, सरिया यहाँ आने के बाद में जितना हम कॉलम में जितना सरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जितना सरिया को हम बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये सपोर्ट है, सपोर्ट से अंदर हम कितना सरिया धसाएंगे ये पूरा, ठीक है, इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, विकास लंबाई, ठीक है। और इसके बाद में ऐसा होता है कि डेवलपमेंट लेंथ टोटल होती है। अब इसमें क्या होता है? एंकरेज लेंथ, जैसे मानो डेवलपमेंट लेंथ आप इतना मान के चलो, ठीक है, एंकरेज लेंथ और अच्छा बॉन्ड करने के लिए हम थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा देते हैं, तो उसको कहते हैं एंकरेज लेंथ, ठीक है, एंकरिंग लेंथ, ठीक है, ये जैसे हम देते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा LD होता है, LD में हमारा एंकरेज लेंथ भी होता है, ठीक है। तो ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा टेंशन में अगर टेंशन आ रहा हो, टेंशन मतलब बॉटम में, ठीक है, बॉटम में अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ देनी है कि कितनी डेवलपमेंट लेंथ रहेगी ऐसे, तो हमारी कितनी रहेगी? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सिग्मा ST
इंटू 5 इंटू 4 टाउ बी डी, या फिर 35 मतलब जो सरिया का डाया है, जैसे मानो 20 है तो 20 का रहेगा यहाँ पे, ठीक है 20 लगा देंगे, और यहाँ पे सिग्मा एस टी इंटू 5 यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा हम वो वैल्यू लेके चलेंगे डेवलपमेंट लेंथ में, कि इतना हमारा लेंथ इस बीम में जाएगा, इस कॉलम में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ जो रहेगी सिग्मा एस टी इंटू 5 अपॉन 5 टाउ बी डी, मतलब यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 से टाउ बी डी या 24 फाई, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगी, हमारी डेवलपमेंट लेंथ रहेगी। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है देखो घटा दी गई है, क्योंकि हमारा कंप्रेशन में ऑलरेडी हमारा जो कंक्रीट होता है काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो उसमें और कंप्रेशन में ऐसा है, जैसे हम अब जैसे मानो ये है टेंशन में तो एक बार को निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम ऑलरेडी इस पर कंप्रेशन दाब रहे हैं, मतलब दबाव दे रहे हैं या इसको दबा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनमें बॉन्ड और अच्छा बन जाएगा। जब और अच्छा बन जाएगा तो हमें जो एल डी है वो ज़्यादा लंबाई की देने की आवश्यकता ना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारा सरिया का जो डाया है, ठीक है, वो क्या है, हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा, अगर हमारा सरिया का जो डाया है वो 32 mm से ज़्यादा हो जाए, तो हम ऐसे केसेस में जो लैप लेंथ जो देते हैं हम उसमें क्या करेंगे, बेल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम बेल्ड करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सरिया को वायर के द्वारा नहीं बांधेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, बेल्डिंग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये सभी पॉइंट हो गए, ठीक है। हमारा ये हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे, किस तरीके से शेप दे रखा हो तो उसमें लेंथ ऑफ हुक कितनी रहती है, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर हमारे ये पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेट ऑफ स्टील का हम वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ स्टील के लिए हमारा क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन निकालने के लिए क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया हमारा आयतन इंटू घनत्व क्या होता है, घनत्व स्टील का घनत्व होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो हमने π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये एरिया हो गया हमारा, ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा एरिया इंटू लेंथ, ये रही लेंथ हमारी, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम, और ये डेंसिटी, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, वेट बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है, आयतन गुणा घनत्व। अब देखो W बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी क्या है, mm में है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में, ठीक है। तो मीटर में करने के लिए कितने, 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसका स्क्वायर अपॉन 7850 इंटू एल, ठीक है। डी, अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन 162.19 आया ये हमारा, इंटू लेंथ, ठीक है। और ये किस में आएगी वैल्यू, kg में। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 162 से इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करके kg में हम वेट निकाल सकते हैं, या फिर हम 0.00617 डी स्क्वायर इंटू लेंथ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डी है, ठीक है, डी अब किसी भी डाया के लिए, और लेंथ कितनी भी हो सकती है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि 20 mm का हमारा क्या है, डाया है सरिया का, और उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर लेंथ है उसकी, तो उसके केस में उसका वेट निकाल के दिखाइए। तो हमारे पास में एक सरिया है, जैसे ये माना यही सरिया है, इसका 20 mm क्या है, डाया है इसका, और लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो इसका वेट बताइए, इस सरिया का वेट कितना होगा। तो वो चीज़ हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने ये दिखाया, हमारे पास में टोटल लेंथ निकल के आई थी L + 18D, तो यहाँ से निकल के आ जाती मानो 5 मीटर। तो 5 मीटर की सरिया है, उसका हम वजन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वजन निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो, डी की जगह पे 20, ठीक है। ये mm में हमने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए 20 का स्क्वायर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, 20 का स्क्वायर अपॉन 162.19 इंटू लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट निकल के आ गया 12.34, मतलब 12 kg का हमारा 12.5 kg का क्या आ गया, वेट निकल के आ गया सरिया का। इस सरिया का हमारा वेट कितना निकल के आ गया, 12 kg का, ठीक है। अब उसी तरीके, या तो फिर इस तरीके से निकाल दो, या फिर इसमें भी फॉर्मूले में भी रख सकते थे, 0.00617 इंटू डी की जगह पे 20 का स्क्वायर इंटू लेंथ की जगह पे 5 मीटर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या निकाल देते, किसी भी सरिया का हम वेट निकाल देते, ठीक है। तो आपको वेट निकालना आ गया, आपको हुक निकालना आ गया कि हुक की लेंथ कितनी रहेगी, आपको बेंटअप में आ गया कि बेंटअप कैसे रहेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से स्ट्रेट बार में अगर हुक दे रहे हैं तो उसकी लेंथ कैसे रहेगी वो निकालना आ गया, बेंटअप के लिए आ गया, ओवरलैप के लिए हमारा कितना रहेगा 40 से 45D प्लस 18D, और हमारा अगर स्टफ डाला हो, जो छल्ला डाला हो, उसकी लेंथ निकालनी हो तो निकाल सकते हैं 2 × L1 + L2
इंटू 24D। ये बीम में हमारा जो स्ट्रप्स है, जो छल्ला डालेंगे उसका लेंथ कितना रहेगा, तो वो हम आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। ध्यान रखना, इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा ये भी लग सकता है, ये कठिन सी लग सकती है, बट इन चीज़ों को समझना है, ठीक है, समझना है कि क्योंकि और याद भी रखना है इनको, ठीक है, जिससे क्या है कि तुम जैसे बीम में या कॉलम में उनकी लेंथ निकाल सको, क्योंकि कटिंग लेंथ जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा। और कंप्रेशन में और टेंशन में हम डेवलपमेंट लेंथ, देखो डेवलपमेंट लेंथ कैसे देंगे वो भी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ये पूरा जो जो लिखा है ये पूरा, इसमें हमने 2-3 चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे पहले हम शेड्यूल कैसे बनाएंगे, मतलब कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ जो होगी हमारी उसको ही हम कटिंग लेंथ बोलेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है वो हमने बताया कि जहाँ से सपोर्ट से जितना हमारा बॉन्ड बनाने के लिए जितनी हम लंबाई, ठीक है, किसमें कॉलम में प्रवेश करते हैं या सपोर्ट में प्रवेश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ के बाद में हमने बताया कि वेट ऑफ स्टील को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बताया। अब हमने 1-2 चीज़ें और लिख रखी हैं कि किसका कितना कितना हमारा डेंसिटी रहता है। स्टील का डेंसिटी कितना रहता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद में कंक्रीट की डेंसिटी कितनी रहती है, अगर पीसीसी हो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो, तो उसके केस में हमारा कंक्रीट का डेंसिटी रहता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। कितना, 2400 kg पर मीटर क्यूब रहेगा, ठीक है, पीसीसी के केस में। किसके केस में, पीसीसी के केस में, जब हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो तब। और आरसीसी के केस में कितना रहेगा, 2500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा किसके केस में रहेगा, आरसीसी के केस में रहेगा। फिर उसके बाद में हमने एक पॉइंट और रखा है कि 1 kg बराबर कितने के होता है, 10 न्यूटन के होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें न्यूटन में, तो न्यूटन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में था 2400 या 2500, आरसीसी का कितना था, 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा, इसको आरसीसी का किस में कन्वर्ट कर लें, न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, और 1 kg बराबर 10 न्यूटन, तो 10 की और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कितना हो गया, 2500 की जगह पे कितना हो गया तुम्हारा, 25,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक आध और देख लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में किसका रहता है, ब्रिक की डेंसिटी, ठीक है, ब्रिक वर्क जो होता है हमारे पास में, ब्रिक वर्क, ठीक है, जो ब्रिक वर्क रहता है, या मतलब जो ईंट की डेंसिटी जो होती है कितनी होती है, 1920 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1920 kg पर मीटर क्यूब। देखो 1920 से हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कितनी हुई, 2400 kg पर हुई, और उसमें सरिया डाल दिया तो डेंसिटी उसकी बढ़ गई 2500 kg पर मीटर क्यूब हुई। क्यों बढ़ गया, क्योंकि स्टील की डेंसिटी कितनी थी हमारी, 7850, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। अब ऐसे ही अगर हम सॉइल की बात करें कि सॉइल की डेंसिटी लगभग कितनी रहती है, सॉइल की डेंसिटी, ये ब्रिक की डेंसिटी है, ब्रिक की डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, सॉइल की डेंसिटी, मिट्टी की डेंसिटी कितनी रहती है हमारी, हम कितना मानते हैं, 1600 से, ठीक है, 1600 से 1900 तक हमारी kg पर मीटर क्यूब हमारी इस तरीके से निकल के आ जाती है, अलग अलग सॉइल की, ठीक है, जैसे क्ले है तो उसकी डेंसिटी, सैंड है तो उसकी डेंसिटी, इस तरीके से अलग अलग निकल के आ सकती है, और भी कम हो सकती है इससे। तो हमारा हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो अणु हैं, जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, थोड़े से दूर दूर होंगे, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसके क्या होंगे, जो पार्टिकल हैं वो पास पास होंगे, वो मजबूत बॉन्ड बनाए हुए होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमने डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया, और आगे भी जो आती जाएंगी डेंसिटी, उनकी डेंसिटी के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे तुम्हारा जो हमारा एग्रीगेट होता है उसकी भी डेंसिटी देख लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास में ये चीज़ें, ये लेक्चर में हमारा क्या था, सबसे पहले हमने बार बेंडिंग शेड्यूल बताया, डेवलपमेंट लेंथ बताया, वेट ऑफ, ठीक है, स्टील बताया, और डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में इस तरीके से। तो ये पॉइंट समझता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझो। अगर एक बार मैंने समझ में आए तो वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखो, 2 बार देखो,
और कुछ बच्चों पर अगर मानो और भी तुम्हारे साथ के दोस्त हैं उन पर भी शेयर करो, ठीक है। और चैनल पर अगर तुम नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।